हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? बढ़िया। आपने पीछे के 2 लेक्चर्स देखे होंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन को लेकर। आज हम तीसरा लेक्चर जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक जो आपने पढ़ा हुआ है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट ये होती है स्पेशली फिजिक्स के अंदर कि आप जो भी पढ़ते हो उसको साथ साथ प्रिपेयर करते जाइए, ताकि यहाँ पे ऐसा होता है कि आज जो पढ़ा है वो कल आपको काम में आता है, कल जो पढ़ा है वो नेक्स्ट टाइम में काम में आता है। मतलब फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में जो भी पढ़ा है उसका आज हम यहाँ पे यूज करेंगे। लास्ट लेक्चर में जो भी हमने पढ़ा था उसका थोड़ा सा हल्का सा आइडिया अपने को होना चाहिए। हमने इस चैप्टर के अंदर ये आइडिया लेने का ट्राई किया कि व्हेन वी आर कंसीडरिंग अ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, तो उसका बेसिक मतलब ये होता है कि व्हेन एनी पार्टिकल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ, इट इज अ वन डायमेंशनल मोशन। वहां पे हमने कॉन्सेप्ट देखा पाथ लेंथ का, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, इट्स कॉल्ड एज अ पाथ लेंथ। डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट देखा, दैट इज कॉल्ड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। उसके बाद अगर हम पाथ लेंथ अपॉन टाइम कहते हैं तो उसको हम स्पीड कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कहते हैं तो उसको वेलोसिटी कहेंगे। पाथ लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव, उसका एग्जांपल हमने देखा। पाथ लेंथ अगर ऑलवेज पॉजिटिव तो स्पीड भी ऑलवेज पॉजिटिव मिला। अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो मिला तो हमने ये भी देखा कि वेलोसिटी भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। ये बहुत छोटी छोटी पर बहुत काम की बातें हैं, और इन सभी बातों का अपने को अच्छी तरह से आइडिया होना चाहिए। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी में ये आता है कि स्पीड विच रिक्वायर्ड ओनली मैग्नीट्यूड, where the velocity required magnitude as well as direction। ऐसा भी आप प्रीवियस स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में शायद आपने कहीं पढ़ा हुआ है। द क्वांटिटी विच रिक्वायर्ड डायरेक्शन, इट इज नोन एज अ स्केलर। sorry, required a direction, it's known as a vector quantity. But the quantity which requires only magnitude, it's called as a scalar quantity. तो स्पीड जो है वो सिर्फ एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेलोसिटी के लिए डायरेक्शंस का होना बहुत जरूरी है। तो उसी बात को लेकर हमने लास्ट टाइम कुछ डिफरेंसेस देखे थे कि स्पीड होता है, उसके बाद हमने एवरेज स्पीड के बारे में देखा। और एवरेज स्पीड के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट हमने समझा कि एवरेज स्पीड का मतलब डिफरेंट स्पीड का एवरेज लेना नहीं है, बट एवरेज स्पीड का मतलब लेना है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। वहां पे हमने एक अच्छा सा फॉर्मूला, बहुत ही काम का फॉर्मूला हमने डिराइव किया। उसमें हमने ऐसा समझा कि इफ वी कंसिडरिंग टू डिफरेंट स्पीड्स फॉर द सेम टाइम इंटरवल, अगर d1 और d2 अलग अलग डिस्टेंसेस है, पर अगर वो d1 d2 इक्वल डिस्टेंसेस है, दो अलग अलग स्पीड दिया हुआ है और उसका एवरेज स्पीड निकालना हो, तो हमने ऐसा समझा कि उसका फॉर्मूला होता है 2v1v2 अपॉन v1 प्लस। इट इज अ वेरी शॉर्टकट फॉर्मूला विच इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। और एक और एक्स्ट्रा फॉर्मूला हमने पढ़ाया जहां पे ऐसा हमने कहा कि अगर दो डिस्टेंस की वजह अगर हम तीन इक्वल डिस्टेंसेस समझते, d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3 समझते, और तीन अगर अलग अलग वेलोसिटीज आपको दिया जाती है, स्पीड दी जाती है v1 v2 v3, तो भी उसका क्या फॉर्मूला होता है वो भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। अब उसके बाद आज हम एक नेक्स्ट फेज में जाने वाला है जिसका थोड़ा सा हल्का सा डिस्कशन मैंने लास्ट लेक्चर में किया था, जिसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, उसको समझना बहुत ही सिंपल सा है। इंस्टेंटेनियस, अगर आप वर्ड्स को स्प्लिट करोगे, वर्ड्स को तोड़ोगे, तो आपको जल्दी पता चलता जाएगा। इंस्टेंटेनियस यानी ऐसा कोई स्पीड जो किसी स्पेसिफिक इंस्टेंट पे मिलता हो। जैसे कि अगर हम ऐसा कहते हैं कि बड़ौदा से अहमदाबाद का डिस्टेंस 2 घंटे में कवर हुआ, डिस्टेंस 100 किलोमीटर था, तो एवरेज स्पीड क्या? तो आप कहोगे 100 डिवाइड बाई 2, दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर, बराबर। तो क्या उसका मतलब ये है कि आपने हर मोमेंट पे 50 का स्पीड रखा? नहीं, डेफिनेटली नहीं। अगर सुबह 10 बजे आपने जर्नी स्टार्ट किया, आप 12 बजे पहुंचे, इफ आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द स्पीड एट 10:45, तो वो जो हमें निकलता है ना, वो जो हमें मिलता है ना, उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी स्पीड एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। उस मोमेंट पे क्या स्पीड था? तो सबसे पहले उसका आइडिया कैसे आता है?
तो उसका आइडिया ऐसे आता है, उसके लिए हमने एक छोटा सा पॉइंट समझने का ट्राई किया था। ओके, जिसके लिए हमें ऐसा समझाया जाता है। देखिए, वहां पे ऐसा समझना था कि अगर हम वहां पे एक छोटा सा आइडिया लेने की ट्राई करें, और आइडिया कुछ इस तरह से लिया जाता है कि टोटल डिस्टेंस जो वहां पे हमने ऐसा समझना था, तो अगर मैं ऐसा समझू यहाँ पे कि टोटल डिस्टेंस, तो कि चेंज इन पोजीशन डेल्टा एक्स, उसको अगर हम कहते हैं दैट इज 100 किलोमीटर, और डेल्टा टी दैट इज कॉल्ड एज अ चेंज इन अ टाइम विच इज कंसिडर्ड एज 2 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा समझना है, ये जो लिखा हुआ है ना, अब फिजिक्स के अंदर इस बात का थोड़ा ध्यान रखना मजेदार रहता है कि कोई भी चीज को कैसे लिखा जाता है, उसके सिंबल का यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर हमने x की बजाय डेल्टा x कहा है तो उसके पीछे कोई रीजन है, डेल्टा t कहा है उसके पीछे भी कोई रीजन है। डेल्टा x का मतलब है चेंज इन पोजीशन। जैसे ही मैं जर्नी स्टार्ट कर रहा था तो एक पोजीशन था, आफ्टर 2 आवर्स में कोई एक और अलग जगह पे पहुंचा तो मेरा पोजीशन अलग हो गया। दैट्स व्हाई आई मेंशन दैट इज अ डेल्टा x इज 100 किलोमीटर। डेल्टा t, जब भी मैं मोशन स्टार्ट करता हूँ इट इज कंसिडर्ड t इक्वल टू 0 टाइम। ओके, जहां से आप स्टार्ट करते हो उसको कहते हैं t इक्वल टू 0 टाइम। जैसे कि किसी ने मेरे पहले लेक्चर से अटेंड किया तो उसके लिए t इक्वल टू 0, और मेरे लिए भी t इक्वल टू 0 सेम था। कोई स्टूडेंट ने मेरे एक लेक्चर के खत्म होने के बाद उसने ज्वाइन किया, तो जब सबके लिए लेक्चर 2 था तब उसके लिए लेक्चर 1 था। ऐसे मान लो कि कोई 10 लेक्चर के बाद ज्वाइन करता है, तो जो 10th लेक्चर में आ रहा है तो 11th लेक्चर में आ रहा है, उसके लिए t इक्वल टू 0 उस मोमेंट पे है, ताकि वो तो उसका पहला लेक्चर ही है। So for that particular students, t equal to 0 means that 11th lecture. पर जो पहले लेक्चर से है उसके लिए वो t इक्वल टू 0 वाला मोमेंट नहीं है, वो उसके लिए t इक्वल टू 1 है, सॉरी t इक्वल टू 11 है, ताकि वो पहले से ही लेक्चर अटेंड कर रहा है। पर जिसने जस्ट स्टार्ट किया वो उसके लिए t इक्वल टू 0 वाला मोमेंट हुआ था। अब अगर मान लो ये हमारे पास डेल्टा x है, ये हमारे पास डेल्टा t है, और अगर हम यहाँ पे एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, तो क्या एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है डेल्टा x बाई डेल्टा t, जिसका मतलब होता है 100 किलोमीटर अपॉन 2 आवर, which is equivalent to 50 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये है कि पर आवर 50 किलोमीटर ट्रैवल किया होगा, बट दैट इज एवरेज आइडिया। और एवरेज आइडिया से पता नहीं चलता है कि उसका हर एक मोमेंट पे उसका स्पीड क्या रहा होगा। जैसे कि जहां से आपने जर्नी स्टार्ट किया तो विद इन 5 मिनट्स अपने 50 किलोमीटर का स्पीड तो गेन नहीं किया, ताकि अभी आप विद इन सिटी एरिया हो, ट्रैफिक में हो, ट्रैफिक पॉइंट पे शायद खड़े हो, तब तो आपका स्पीड 0 है। और मे बी आफ्टर 25-30 मिनट्स आप हाईवे पे आ रहे हैं, हाईवे पे आ चुके हैं, ओके, और वहां पे आगे पीछे कोई नहीं है, रोड एकदम खाली है, तो भी आपका स्पीड 50 नहीं रहेगा, तब आपका स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। बट दिस एवरेज स्पीड गिव्स जस्ट आइडिया कि हाउ फास्ट यू आर मूविंग थ्रू आउट दैट टाइम इंटरवल। तो अब इंस्टेंटेनियस का कॉन्सेप्ट कैसे समझा जा सकता है, ध्यान से सुनिएगा। इंस्टेंटेनियस के लिए कैसा समझना है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस के लिए ऐसा समझना है कि सुबह 10 से लेकर 12 का टाइम था, दैट इज कंसिडर एज ए डेल्टा टी विच इज कंसिडर एज ए 2 आवर्स। ठीक है, 2 घंटे का टाइम इंटरवल था। अब मान लो मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 10 से 11 और 11 से 12। ओके, आई एम इंटरेस्टेड फॉर 10:45, यानी मुझे इस रीजन में इंटरेस्ट है। मतलब अब जो टाइम इंटरवल पहले 2 आवर्स का था अब ये 1 आवर का हो गया, टाइम डिफरेंस। हाँ, टाइम को हम छोटा छोटा करते जा रहे हैं, ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा। अब 10:11 है, 10 to 11 1 आवर का गैप है, उसको मैंने फिर से 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 10
to 10:30 and 10:30 to 11। यानी ये एक पोर्शन और ये एक दूसरा पोर्शन। अब यहाँ पे टाइम डिफरेंस कितने का हो गया? 30 मिनट्स का हो गया। अब ये जो 30 मिनट्स है उसको हम ऐसे डिवाइड कर देते हैं, 10:30 to 10:40, 10:40 to 10:50, 10:50 to 11। यानी अब ये गैप कितने का हो गया? ये सिर्फ 10 मिनट का हो गया। ठीक है, अब ये जो 10 मिनट है उसको भी मैं 2 मिनट में कर देता हूं कन्वर्ट, यानी लाइक दिस, 10:40 से 10:42 मिनट्स, 10:42 से 44 मिनट्स, 44 से 46 मिनट्स। यानी हमारा जो रिक्वायर्ड टाइम हो यहाँ पे है। यानी अब ये गैप कितने का हुआ? 2 मिनट का हुआ। अब इसको 1 मिनट में कन्वर्ट करना है। कैसे? तो क्या हम ऐसा करते हैं, ये जो 10:44 है उसको अगर मैं ऐसा कहता हूँ 10:44 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स, ओके, एंड 10:45 एंड 30 सेकेंड्स। अब देखिए गैप कितने का हुआ? 1 मिनट का हुआ। और अगर मैं काम कम करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे ऐसा कह दूंगा, दिस इज इक्विवेलेंट टू 59 सेकेंड and this one is equivalent to 0.1 second। अब ये गैप कितने का है? 2 सेकंड का गैप है। यानी ये पहले वाले टाइम इंटरवल ने 1 सेकंड बढ़ाया, 1 सेकंड बढ़ाया तो मैं 10:45 पे होऊंगा, और इसमें से 1 सेकंड कम किया तो भी मैं 10:45 पे हूँ। तो अब समझने वाली बात, इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि हमने मैथमेटिकली क्या किया, तो कि जो डेल्टा टी, जो बड़ा डिफरेंस था ना 2 घंटे का, उसको यहाँ पे कहा जाता है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेक डेल्टा टी टेंड्स टू 0। मैं चाहता था कि वो डिफरेंस हो सके उतना 0, मतलब डिफरेंस जो है वो 0। करते करते तो मैं यहाँ पे 2 सेकंड के गैप तक तो पहुंच चुका। थोड़ा और उससे कम करता, 1 सेकंड का गैप, 0.1 सेकंड का गैप, 0.05 सेकंड का गैप, ओके, दैट टेंड्स टू 0। कभी डिफरेंस 0 नहीं हो सकता है। तो उस मैथमेटिकल पॉइंट को ऐसा समझा जाता है कि अगर आप टाइम इंटरवल कम करते गए तो जो डिफरेंस था डिस्टेंस का, वो डिस्टेंस भी कैसा होता गया? धीरे 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 कम होता गया। उसको ऐसा समझा जा सकता है कि अगर मान लो आप 2 घंटे के अंदर इस ए पॉइंट से लेकर ये बी पॉइंट तक कहीं पहुंचे, तो 1 घंटे में आप यहाँ कहीं पहुंचे होंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पहुंचे, तो आधे घंटे में शायद आप यहाँ कहीं, यानी मान लो आप यहाँ पे पहुंचे होंगे। उसके बाद का जो डिफरेंस था, तो कि इसके बीच में से मैंने उसके भी और 2 पार्ट या 3 पार्ट करे, तो शायद वो 1 बना और ये 2 बना और ये रिमेनिंग 3 बना, तो उसके भी 5 पार्ट करता था, 1 2 3 ऐसे में कुछ सोचता, और उसका भी छोटा पार्ट। मतलब क्या था कि एग्जैक्ट मैं कोई इस डिजायर्ड पॉइंट पे आ जाता और उस मोमेंट पे मेरा क्या स्पीड है वो मुझे मिलता, और उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, तो उसका प्रोसीजर क्या होता है, उसको समझने का तरीका क्या होता है, ये जो हमने किया उसको कहते हैं समझना। ओके, तो हमने क्या किया, तो कि जो गैप बड़ा था उस बड़े से गैप को हमने छोटा किया। किस किस वैल्यू को कम किया, तो कि टाइम कम करते गए, टाइम कम होता गया तो डिस्टेंस भी कम होता गया। तो यहाँ पे मैथमेटिकली ऐसा लिखा जाता है, ओके, लिखने का तरीका है, लिमिट LIM लिखा जाता है, उसके नीचे लिखा जाता है डेल्टा टी टेंड्स टू 0, और यहाँ पे डेल्टा x बाई डेल्टा टी उसके बाजू में लिखा जाता है। और ये जो पूरा का पूरा फॉर्मेट है उसको भी हम बता देते हैं, उसको लिखने का तरीका। उसका लिखने का तरीका कुछ इस तरह से होता है कि देखिए, अगर मैं कहता हूँ
उसकी एवरेज स्पीड है, सो दैट इज कंसिडर एज एवरेज स्पीड। इसको v बार भी कह सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया डेल्टा x बाई डेल्टा टी। अगर मैंने इसके आगे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लगाया, ऐसा बोला जाता है कि मैंने क्या लगाया, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लगाया। ऐसा क्यों लगाया जाता है, क्योंकि जो डिफरेंस था डिस्टेंस का, जो डिफरेंस था टाइम का, उस डिफरेंस को कम करने के लिए ऐसा एक मैथमेटिकल वैल्यू, एक फंक्शन जो है वो लगाया जाता है। और उस फंक्शन को लगाने की वजह से ये जो डेल्टा यानी जो बड़ा डिफरेंस हम कहते हैं, वो छोटे डिफरेंस में डिवाइड होता है, जिसको हम कहते हैं डी एक्स बाई डी टी। और डी एक्स बाई डी टी को यहाँ पे डी का मतलब होता है स्मॉल डिफरेंस, यानी इसको समझने का तरीका होता है, उसको कहते हैं स्मॉल डिफरेंस इन डिस्टेंस, और इसको कहते हैं स्मॉल डिफरेंस इन टाइम। ओके, इसको डी एक्स बाई डी टी ऐसा बोला जाता है। जो यहाँ पे एक सेकंड, हाँ, उसको यहाँ पे मैं साइन चेंज कर देता हूँ, ताकि अब यहाँ पे ये जो था वो एवरेज था, यहाँ पे तो आपने इंस्टेंटेनियस बता दिया, तो सिर्फ आप v ऐसा भी आप लिख सकते हैं। सो इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए ऐसा कोई सिंबल दिखाने की ज़रूरत नहीं है, एवरेज के लिए आप ऐसा भी सिंबल दिखा सकते हैं। और लास्ट टाइम आई थिंक बताया था, आप लेस देन और ग्रेटर देन का कंबाइंड सिंबल भी एवरेज के लिए यूज कर सकते हैं। अब ये जो इंस्टेंटेनियस है, उसको थोड़ा और मैथमेटिकली समझने का ट्राई करना पड़ता है कि हाउ इट कम्स, तो उसके लिए कुछ न्यूमेरिकल्स देखने पड़ते हैं जो बहुत छोटे छोटे होते हैं। और फिजिक्स के लिए ये रूल इनिशियल स्टेज पे बहुत ही काम करता है कि जितना स्लो जाओगे उतना जल्दी पता चलेगा, जितना जल्दी जाओगे उतना कम पता चलेगा। जिसको ये स्टेटमेंट समझ में आएगा उसका काम और आसान होगा। ताकि यहाँ पे ऐसी कोई चीज नहीं है कि फटाफट खा लिया, फटाफट समझ में आ गया, हाँ हाँ मैं नहीं, रिलैक्स। ओके, जितना, ताकि यहाँ पे होता क्या है कि पूरा बेस फॉर्म हो रहा है, और हर एक छोटी चीज को आप समझते जाएंगे तो पता चलता जाएगा। ओके, और वैसे ये जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है ना, उसका यूज तो बहुत बार रेगुलर डेज में रोज करते हैं। बट हम जो यहाँ पे पढ़ते हैं ना, दैट इज कॉल्ड एज ए काइनेमैटिक्स, जिसको हम कहते हैं ना कि ये काइनेमैटिक्स क्या समझाता है, तो कि काइनेमैटिक्स इज बेसिकली व्हाट, तो कि काइनेमैटिक्स अपने को समझाने का यही ट्राई करता है कि जैसे अगर हम ऐसा कहते हैं दैट इज ए काइनेमैटिक्स, वैसे काइनेमैटिक्स का ही अपना मतलब ही क्या है, तो कि ये जो मैटिक्स लिखा है उसका मतलब होता है मैथ्स। और काइनेटिक जो वो है, काइनेटिक एनर्जी आपने सुना होगा, तो काइनेटिक दैट इज अबाउट मोशन एनर्जी, यानी यहाँ पे ये जो मोशन है, ओके, काइनेटिक एनर्जी याद होगा, यहाँ पे जो मोशन है उस मोशन को मैथमेटिकली कैसे प्रेजेंट करना है, तो प्रेजेंट करने का तरीका हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो उसके लिए जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा हुआ था पहले, उसको हम यहाँ पे हल्का सा आपको रिवाइज करवा देते हैं कि आप लोगों ने ऑलरेडी क्या क्या पढ़ लिया। आप लोगों ने जो जो होमवर्क किया होगा, वैसे 1 to 6 तक क्वेश्चंस लिखने को बोले थे, यहाँ 7th ऑनवर्ड्स थोड़ी डेफिनेशन है, तो डेफिनेशंस को भी थोड़ा हम पैरेलल देखते जाएंगे, तो आपके पास जो नोट्स है तो आपको एक परफेक्ट आइडिया रहेगा कि हम किस डायरेक्शंस में जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो डेफिनेशंस दिया हुआ है, यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, एग्जैक्टली ऐसा ही फिर से क्वेश्चन आएगा जहाँ पे स्पीड की बजाय वर्ड वेलोसिटी होगा। तो आपको यूनिफॉर्म, वेरिएबल, एवरेज और इंस्टेंटेनियस ये वर्ड्स समझ में आएंगे तो आपका काम आसान है। व्हेन वी से यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्मली जाना, इक्वल तरीके से जाना, तो यहाँ पे लिखा है ना, ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यूनिफॉर्म का मतलब यहाँ से समझ में आना चाहिए कि यूनिफॉर्मली कोई डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, और वो भी यूनिफॉर्म टाइम इंटरवल, मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल, इट्स कॉल्ड एज ए यूनिफॉर्म स्पीड। सिंपल सी बात। वेरिएबल,
तो वेरिएबल नाम से ही पता चलता है जो वेरी होता रहता हो। मतलब क्या, तो कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट 100 मीटर या तो किलोमीटर की बात करें कि फर्स्ट किलोमीटर उसने एक्स टाइम में कवर किया, सेकंड भी सेम डिस्टेंस मतलब 1 किलोमीटर है, उसके लिए उसने कुछ अलग ही टाइम लिया, नेक्स्ट 1 किलोमीटर के लिए उसका टाइम अलग था। तो यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हैं इन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब यहाँ पे 1-1 किलोमीटर भी ले सकते हैं, उसके लिए टाइम अलग अलग होगा, या तो आप अनइक्वल डिस्टेंसेस ले लो और उसके लिए टाइम सेम रखो, तो दोनों ही किस्सों में आप कह सकते हैं उसको वेरिएबल्स। ओके, यहाँ पे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यानी यहाँ पे टाइम को हम वेरी नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसने ऐसा कहा। तो आप डिस्टेंस को अलग अलग कर दो, ठीक है। एवरेज स्पीड के लिए तो हम ऑलरेडी आगे आपको अच्छी तरह से बता ही चुके हैं कि एवरेज स्पीड क्या है वो भी जानना जरूरी है, और एवरेज स्पीड क्या नहीं है वो भी जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अलग अलग स्पीड हो, अलग अलग स्पीड हो तो उसका एवरेज मतलब दोनों स्पीड को ऐड करके डिवाइड बाय 2 नहीं करना है। ओके, उसके लिए क्या करना है तो कि वहां पे देखना है दोनों ने सेम डिस्टेंस ही ट्रेवल किया होगा। सो आई होप यू रिमेंबर दैट्स 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। ओके, तो लास्ट टाइम वाला लेक्चर थोड़ा रिवाइज कर लो तो आपको और भी पता है वो वहां चल सकता है। क्लियर? चलो, अब आया ये इंस्टेंटेनियस वाला किस्सा। अब देखिए उसको ध्यान से। The speed of an object at any particular instant of time or at a particular point of its path is called instantaneous speed। मतलब क्या, तो कि स्पीड तो लेना है कोई भी ऑब्जेक्ट का at any particular instant of time, यानी कोई भी स्पेसिफिक मोमेंट पे उसका स्पीड क्या है, पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका स्पीड क्या है, उस स्पीड को आप कह सकते हो इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे लिखा था सपोज एन ऑब्जेक्ट कवर्स अ डिस्टेंस डेल्टा एक्स इन टाइम डेल्टा टी, तो एवरेज स्पीड बनता है डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। डेल्टा वर्ड ये जो ट्राइंगल जैसा लिखा है ना उसको हम डेल्टा बोलते हैं, विच इज फॉर बिग डिस्टेंस। ओके, द लिमिटिंग द वैल्यू ऑफ दिस एवरेज स्पीड, ये वर्ड थोड़ा मैथमेटिकल होता है कि हम जो फिनोमेना यहाँ पे पढ़ रहे हैं उसको मुझे मैथमेटिकल फॉर्मेट देना हो। ओके, जैसे काफी लोग ऐसा कहते हैं कि फिजिक्स इज ए सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला। ओके, ताकि जिन लोगों को मैथ्स थोड़ा कम अच्छा लगता है उसका एक अभी तो आपका जो शुरू हुआ है। ओके, बट मे बी इफ यू जस्ट स्टार्ट विद दैट बैक ऑफ माइंड कि हमारा मैथ्स अच्छा नहीं है तो फिजिक्स कैसे अच्छा होगा, तो मेरे हिसाब से इसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। ओके, बीच बीच में ऐसा होगा तो हम ऐसे एक दो लेक्चर भी रख देंगे जहाँ पे आपको बेसिक मैथ्स भी सिखा दिया जाएगा कि भाई फिजिक्स के अंदर इतना ही मैथ्स आता है, उससे ज्यादा नहीं आएगा कुछ, ना तो उससे कोई कम आएगा। ओके, यू जस्ट रेफर अ बेसिक थिंग्स, आपको वहां पे एक बेसिक पार्ट ही समझना होता है, और वो भी बेसिक कैसा, जो आप ऑलरेडी प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। मतलब आपका 8, 9 और 10th का जो मैथ्स है वो ही यहाँ पे ज्यादा आता है और कुछ ज्यादा आता नहीं है। मे बी यू नाउ टेल मी कि यहाँ पे ये सर ये लिमिट डेल्टा है वो तो हमने कभी नहीं पढ़ा। तो भाई मैथ्स वालों ने, बायोलॉजी वालों ने नहीं पढ़ा तो मैथ्स वालों ने भी कहाँ पढ़ा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे नई नई चीजें आती है तो नई चीजों को एक्सेप्ट करना सीखो। जितना एक्सेप्टेंस स्ट्रांग होगा उतना फिजिक्स भी स्ट्रांग होगा। एक्सेप्ट करते जाओगे तो कुछ नई बातें दिमाग में ऐड होती जाएगी। अपोज करोगे तो आपके पास कोई और ऑप्शन तो है नहीं। ओके, अपोज करोगे उससे अच्छा यह है कि उस बातों को हम समझने का ट्राई करें, और इसको कहते हैं वे ऑफ राइटिंग। ओके, तो वे ऑफ राइटिंग को ऐसे ही किया जा सकता है। ओके, तो लिमिटिंग द वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड व्हेन द इंटरवल टाइम इंटरवल डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो, दैट गिव्स द इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब हम जो टाइम का डिफरेंस ले रहे थे वो टाइम का डिफरेंस अगर मैं हो सके उतना मिनिमाइज कर दूं तो मुझे इंस्टेंटेनियस स्पीड का आइडिया है वो आ सकता है। ठीक है, तो वहां पे लिखा गया लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी वो हो जाता है डी एक्स बाय डी टी। तो लास्ट टाइम भी आई थिंक मैंने समझाया था। Here dx by dt is a first order derivative of distance with respect to time.
Again, it is a way of writing. Again, it's a way of reading. Again, it's a way of explanation. Again, it's a way of explaining the phenomena. तो यहाँ पे फिजिक्स जो है वो फिनोमिना का सब्जेक्ट है। डेरिवेटिव यानी क्या होता है, तो कि डेरिवेटिव यानी हमने पोजीशंस को डिराइव किया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम लिया, बोला गया उसके ऊपर भरोसा करो, बात को आगे बढ़ाओ, तो आपको जल्दी फिजिक्स से वो समझ में आ सकता है। ओके, डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ पे बताया जो मैंने कहा था, द स्पीडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल इंडिकेट्स इट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड, मतलब जो आप अपना व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं और स्पीडोमीटर में जो स्पीड देखते देखते आप जा रहे हैं ना, तो वो एग्जैक्टली होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। यानी वो ऐसा इंडिकेट करता है कि एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट आपका स्पीड कितना है। ओके, अगर आप अपने घर से व्हीकल लेकर स्कूल की ओर जाते हो और कोई मोमेंट पे आपका स्पीड 40 है, तो उसका मतलब होता है 40, अगर यही स्पीड आप कंटिन्यू करोगे तो आप 1 आवर में 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करोगे। पर आपका स्कूल 40 किलोमीटर डिस्टेंस पे तो है नहीं, तो वो क्या इंडिकेट करता है कि इस पर्टिकुलर मोमेंट पे आपका स्पीड 40 किलोमीटर पर आ रहा है। जैसे आप टर्न दोगे, या तो अगर स्कूल आ जाएगा, या तो कोई कुछ और हो जाएगा, या तो बीच में कोई आ जाएगा, तो आपका स्पीड उसी मोमेंट चेंज हो जाएगा। एंड एवरी मोमेंट जिसका स्पीड मतलब जो चेंज होता रहता है ना, तो हर मोमेंट पे जो 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 स्पीड आपको मिलता है, उसी पॉइंट को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। आई होप इट्स क्लियर नाउ। चलो, उसका कैसे यूज आएगा अभी वो देखेंगे, आराम से जाइए, कोई जल्दबाजी मत करिए। डिफाइन द टर्म वेलोसिटी, जो हम कर चुके, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इज इट अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, वो भी हम बता चुके, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी व्हिच रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। गिव इट्स अ यूनिट एंड डायमेंशंस। यूनिट्स का किस्सा जो है वो होता है मीटर पर सेकंड, ये डायमेंशंस वाला किस्सा है वो आपको थोड़ी देर के बाद पता चलेगा। थोड़ी देर के बाद मतलब ये चैप्टर खत्म होने के बाद। वैसे ये जो पोर्शन है वो सेकंड चैप्टर को लेकर है, पर वो समझ में आ जाएगा, इट्स नॉट दैट मच बिग थिंग। ओके, तो अभी ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला वाला किस्सा है वो 2-3 बार आएगा, तो अभी इफ यू रिक्वायर्ड इट तो आप लिखना चाहो तो लिख लो। यहाँ पे M फॉर मास, L फॉर लेंथ और T फॉर टाइम होता है। देखो, बहुत सिंपल सा भी आइडिया मैं देना चाहूंगा। देखिए, जब भी ऐसा डायमेंशन वाला किस्सा पूछे ना, तो 2-3 चीजें दिमाग में याद रख लो, तो अपने को जल्दी पता चल जाएगा। कि देखो, यहाँ पे ये जो M लिखा है, तो M को अगर मैं कह देता हूँ मास, L को मैं कह देता हूँ लेंथ, और T को मैं कह देता हूँ टाइम। ठीक है, मास का यूनिट केजी है, लेंथ का मीटर है, और टाइम का सेकंड है। अब देखना, ऑब्जर्व करना, बहुत इजी बना देता हूँ, ध्यान से देखिए। देखिए, इसका ऐसा यूनिट क्या बोला, मीटर पर सेकंड बोला, यानी इसके अंदर मास नहीं आया। यानी आप देख सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला के अंदर m रेस टू क्या आया, 0 आया। मीटर यानी मीटर की 1 पावर है, मीटर लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, तो लेंथ की 1 पावर है। सेकंड इनवर्स है, यानी सेकंड डिनोमिनेटर में है, सेकंड के लिए t लिया है, तो s माइनस 1 है, तो इधर t माइनस 1 कर दिया, खत्म होगा डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, मास, लेंथ और टाइम यूनिट पता है, तो बस मास, लेंथ और टाइम के टर्म में उस वैल्यू को लगाना, उसको कहते हैं उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। सेकंड चैप्टर पढ़ोगे तो और ज्यादा अच्छी तरह से पता चल जाएगा। ओके, बहुत कॉमन सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, समझ में आई जाएगा। चलो, अभी जो पूरा क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन ऑलमोस्ट वही का वही है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो जहां जहां पे वो स्पीड वर्ड था, उसकी वजह यहाँ पे वर्ड आ जाएगा वेलोसिटी। जहाँ पे वर्ड डिस्टेंस या तो पाथ लेंथ ऐसा था, उसकी वजह यहाँ पे आ जाएगा वर्ड डिस्प्लेसमेंट। ओके, बाकी सब कुछ सेम। देखिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वहां पे इक्वल डिस्टेंस, यहाँ पे इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। स्मॉल दिस टाइम इंटरवल्स में भी, मतलब कितना भी छोटा हो, पर
same distance or a same displacement in the same time interval, it's called uniform. ठीक है. Variable velocity if either its speed changes or direction of motion changes or both changes with time. मतलब यहाँ पे ये डेफिनेशन को अच्छी तरह से समझिए कि अगर मान लो मुझे ऐसा बताना है कि वेरिएबल वेलोसिटी मतलब क्या, तो कि सबसे पहले तो वेलोसिटी यानी उसमें आता है मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी. अगर मान लो मैंने स्पीड चेंज किया या तो उसका डायरेक्शन चेंज किया, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे कंटिन्यूसली घूमता है. अब सर्कुलर पाथ पे कंटिन्यूसली घूमता है एंड मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, ऐसा है कंटिन्यूसली गोल 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 गोल. बट अगर मान लो ऐसे गोल घूम रहा है तो हर एक पॉइंट पे जैसे वो सर्कुलर पाथ पे घूमता है ना, तो वो हर एक पॉइंट पे वो एक टेंजेंट की डायरेक्शन में जाने का ट्राई करेगा. देखिएगा कुछ इस तरह से. अगर मान लो कोई एक छोटा बच्चा है, उसने हाथ में एक थ्रेड लिया, थ्रेड के साथ एक पत्थर को बांध दिया एंड ही जस्ट गिव अ रोटेशन लाइक दिस. अगर मान लो एक मोमेंट पे उसने वो छोड़ दिया रस्सी, तो पत्थर एक डायरेक्शन में जाएगा. अब वो जहां पे छोड़ेगा, अगर मान लो ऐसे घुमाते 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 उसने जब छोड़ा फिंगर अगर उस डायरेक्शन में, तो पत्थर भी वहां जाएगा. उसी चीज को यहाँ पे हम ऐसा समझने का ट्राई करते हैं कि अगर मान लो मैंने यहाँ पे ऐसा कहा होता कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई पार्ट, कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसा सर्कुलर पाथ ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, और मूव कर रहा है कोई स्पीड के साथ, पर अगर मैं डायरेक्शंस की बात करूँ तो वो हर एक मोमेंट पे वो ऐसे जाने का ट्राई करता, मतलब वेलोसिटी उसको डायरेक्शंस देता. ओके, टेंजेंशियल डायरेक्शन. जैसे वो हर एक पॉइंट पे जाता ना, वो टेंजेंट वहां पे बनाता, हर जगह पे वो टेंजेंट बनाता, और टेंजेंट बनाते बनाते वो सर्कुलर पाथ कवर करता. ये पॉइंट भी आपको आगे के पॉइंट में समझ में आएगा, ताकि आगे एक पूरा टॉपिक है जिसका नाम है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सॉरी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. पर अभी इस मोमेंट के लिए इतना समझिए कि अगर कंटिन्यूसली उसका डायरेक्शन चेंज किया जा रहा है, मतलब टेंजेंट हर वक्त चेंज हो रहा है, टेंजेंट हर वक्त चेंज हो रहा है, मतलब उसका वेलोसिटी भी हर वक्त चेंज किया जा रहा है. तो अगर आपने उसका स्पीड चेंज कर दिया या तो आपने उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया, इधर स्पीड चेंजेस और डायरेक्शन चेंजेस, तो दोनों किस्सों में हम ऐसा कह सकते हैं कि वो वेरिएबल है. एवरेज वेलोसिटी अगेन टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. ओके, यहाँ पे फंडा सेम टू सेम ले सकते हैं. इफ x1 and x2 are the position of an object at time t1 and t2, then the average velocity from the time t1 to t2, that is given by x2 minus x1 upon t2 minus t1. जो previous question point में डिस्कस किया था, एग्जैक्ट वही का वही है. पर यहाँ पे देखो थोड़ा सा वे ऑफ एक्सप्लेनेशन या तो एक्सप्रेशन है वो अलग जाएगा, ताकि हमें यहाँ पे उस क्वांटिटी को वेक्टर के फॉर्म में दिखाना है. एंड वैसे वेक्टर का चैप्टर जो है वो नेक्स्ट है, यहाँ पे सिर्फ हल्का सा आपको आइडिया दिया गया है. इट इज इक्वल टू द लिमिटिंग द वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी. देखो वही का वही फंडा है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा x by डेल्टा t is equals to dx by dt. बट इफ यू नोटिस दैट v के ऊपर एक वेक्टर किया, एरो बताया, x के ऊपर एक एरो किया, इधर x के ऊपर एरो किया, ये एरो शो करता है कि ये क्वांटिटी, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी, ये सभी की सभी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब जिसमें डायरेक्शंस को दिखाना जरूरी है. ठीक है, तो हमने कहा था ना कि वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो उस बात का यहाँ पे उसने जिक्र किया हुआ. आई होप इट्स क्लियर. अब यहाँ पे 10th क्वेश्चन देखे उससे पहले मैं आपको कुछ ग्राफ के बारे में बताना चाहूंगा, और ग्राफ के लिए एक हल्का सा अच्छा सा ऑब्जर्वेशन हम यहाँ पे रखेंगे, और उसके लिए कुछ और भी पॉइंट्स में पहले डिस्कस कर दूँ तो और ज़्यादा मज़ा आएगा. जैसे कि आपको ये जो ग्राफ है ना, दैट्स अबाउट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फ्रॉम पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ.
तो अगर ये ग्राफ देखोगे तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी है वो मिल जाएगा। देखिए, ये जो ग्राफ है वो ऐसा समझाने का ट्राई करता है, अगेन पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। प्रीवियस लेक्चर के कुछ पॉइंट्स याद करिए, वहां पे हमने डिस्कस किया था कि इफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन वर्सेस टाइम के 3 ग्राफ देखे थे। इफ द लाइन इज अ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो उसका मतलब ऐसा था कि एक्स एक्सिस यानी टाइम का वैल्यू चेंज हो रहा है पर पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, मतलब बॉडी एट रेस्ट। ओके, भूल जाते हो तो उसको बार बार रिवाइज करते रहिए। लेक्चर खत्म होने के बाद आपने होमवर्क अगर किया होगा और आज लेक्चर शुरू होने से पहले अगर आपने वो होमवर्क कंप्लीट कर दिया है और मुझे व्हाट्सएप कर दिया हुआ है, तो ही आपको आज का लेक्चर और ज़्यादा अच्छी तरह से पता चलेगा। बिकॉज इफ यू आर पुटिंग योर एफर्ट्स, अगर वो जेन्युइन एफर्ट्स है तो ही बात कुछ आगे बढ़ सकती है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे ऐसा समझना है कि अगर कोई एक पार्टिकल जो है वो पोजीशन वर्सेस टाइम, यानी यहाँ से धीरे 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 वो आगे बढ़ रहा था, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिफरेंस दैट आई कॉल्ड एज अ डेल्टा टी, चेंज इन टाइम, बड़ा टाइम लिया, टाइम का गैप। वैसे यहाँ पे वैल्यू के टर्म में देखो तो 4 सेकंड का गैप लिया, पोजीशन के टर्म में देखो तो 0 से लेकर ऑलमोस्ट 20-25 तक का गैप लिया। पर जैसे 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 वो टाइम डिफरेंस हम कम करते गए तो एग्जैक्टली पता चलेगा कि एग्जैक्टली अगर मुझे फाइंड करना हो कि एग्जैक्ट 2.5 सेकेंड पे मेरा स्पीड क्या रहा होगा, तो मैं क्या करता, क्योंकि 2.5 से मैं एक वर्टिकल लाइन खींचता और उसके बाद उसको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ज्वाइन कर देता। मतलब क्या, क्योंकि देखो ऐसा कुछ होता, यहाँ से लाइन ऊपर जाती और वही लाइन में यहाँ से यहाँ जोड़ देता। अगर वो लाइन जोड़ देता तो मुझे क्या मिलता, तो कि मुझे मिलता पोजीशन अपॉन टाइम, यानी dx/dt मिलता। मतलब एग्जैक्ट उस पॉइंट पे मेरा वेलोसिटी क्या है उसका मुझे आइडिया है वो आ जाएगा। ओके, दैट इज द वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब उसके बाद जो यहाँ पे हमें देखना है वो देखना है नया पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। ओके, तो देखो अभी यहाँ तक जो जो पॉइंट्स आपने पढ़े उसमें देख लेते हैं कि हमारा जो डिस्कशन चल रहा था वो डिस्कशन हमारा था किस किस बातों को लेकर। तो कि सबसे पहले हमने समझा था कि क्या होता है पाथ लेंथ। ओके, हमने ये समझा कि क्या होता है पाथ लेंथ, उसके बाद हमने ये समझा क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए यहाँ पे आपका आइडिया जो था वो था पाथ लेंथ को लेकर। ओके, तो पाथ लेंथ यानी ऑब्जेक्ट ने जो भी डिस्टेंस ट्रैवल किया दैट इज कॉल्ड एज अ पाथ लेंथ। पाथ लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव, वहां पे हमारा किस्सा आगे बढ़ा। आफ्टर पाथ लेंथ हमने डिस्कस किया डिस्प्लेसमेंट को। तो डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, तो कि डिस्प्लेसमेंट ये कहता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे जा रहा है या तो हाफ सर्कल अपने ट्रैवल किया तो जो उसका डायमीटर बनता है उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट दैट्स व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। अभी इन्हीं दोनों वैल्यू से हमें एक मिला जिसको हम कहते हैं स्पीड, जिसमें आता था पाथ लेंथ अपॉन टाइम का कॉन्सेप्ट, और उसके बाद हमें मिला वेलोसिटी जिसमें हम कहते थे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का कॉन्सेप्ट। ठीक है, स्पीड पता चलता है पाथ लेंथ से, वेलोसिटी पता चलता है डिस्प्लेसमेंट से। पाथ लेंथ हम कहते हैं ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, जबकि वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। कहीं से वापस घूम कर आते हो वहीं पे वहीं आ जाते हो तो आप कह सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ, पर पाथ लेंथ तो काउंट ही होगा। जिस पॉइंट से स्टार्ट करके आप नेगेटिव डायरेक्शन में गए तो वहां पे आप ऐसा कह सकते हो कि उसका वेलोसिटी, उसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हुआ, तो वेलोसिटी भी नेगेटिव हो सकती है। ग्राफ देखा था हमने लास्ट टाइम, वो डिक्रीजिंग वाला ग्राफ था। ठीक है, तो वो सभी बातें अगर आप ध्यान से देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं तो ही हमारे पॉइंट्स आपके समझ में आ सकते हैं। तो कनेक्शंस ऐसे सोचे हमने
कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम जो आपको वेलोसिटी देता है। और उसी बात को लेकर इफ़ यू रिमेंबर दैट हमने उस बात का भी जिक्र किया कि अगर मान लो हम यहाँ पे ऐसा कोई ग्राफ लेते जहाँ पे टाइम और यहाँ पे हम पोजीशंस लेते इन मीटर। वैसे मैं बात क्लियर कर दूं, ये y एक्सिस है पर ये x पोजीशन का है, ये x एक्सिस है पर यहाँ पे t टाइम लिया है सेकंड्स के अंदर। तो हमने ऐसा भी समझा कि अगर ऐसा लाइन ड्रॉ किया होता, ओके, ऐसा लाइन ड्रॉ किया होता तो मैं यहाँ से ये जो वर्टिकल डिफरेंस है उसको मैं डेल्टा x कहता, हॉरिजॉन्टल डिफरेंस मुझे यहाँ से मिलता तो उसको मैं डेल्टा t कहता, और यहाँ पे मैं थीटा बना सकता हूँ, लास्ट टाइम वाला याद करिए किस्सा, उसको आप टेन थीटा कह सकते हो, उसको आप स्लोप कह सकते हो, इसको आप चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी कह सकते हो, फिर डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी उसको तो आप स्पीड या तो वेलोसिटी भी तो कह सकते हो। तो ग्राफ किसका है, तो कि ग्राफ था पोजीशन वर्सेस टाइम का। उस ग्राफ का क्या निकाला, स्लोप निकाला, तो क्या मिला, तो वेलोसिटी मिला। पोजीशन वर्सेस टाइम के ग्राफ का स्लोप निकालो तो वेलोसिटी मिलता है। अब वहीं से थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ना है और वही हमारा अभी का टॉपिक है, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे कहते हैं एक्सेलरेशन। तो देखिए एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, तो कि एक्सेलरेशन का मतलब होता है हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स वेलोसिटी, एक्सेलरेटेड होना, ओके, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटर लगाना, यानी क्या, तो कि जो इस मोमेंट पे वेलोसिटी है नेक्स्ट मोमेंट पे उसका वेलोसिटी चेंज करना, उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। उसके साथ साथ आपने शायद वर्ड सुना होगा डी एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन। वैसे एक्सेलरेशन कोई नया नाम नहीं है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं और आपको उसका बेसिक पंजाबी पता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है उसको हमें दिखाना है ए सिंबल के साथ। तो देखिए एक्सेलरेशन दैट इज कंसिडर एज ए इज इक्वल्स टू, वहाँ लिखा जाता है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। डेल्टा वी बाई डेल्टा टी का मतलब आप ऐसा करिए चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो व्हेन वी आर डूइंग अ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कोई एक मोमेंट पे वेलोसिटी क्या था, तो क्या आप ऐसा भी कह सकते हैं v2 माइनस वी1 अपॉन t2 माइनस t1, ओके। तो यहाँ पे भी आप एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऐसे वर्ड्स यूज कर सकते हैं। तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी था तो आप यहाँ पे एवरेज का साइन लगा सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए क्या लगाएंगे, तो फिर लगा सकते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, और आप कह सकते हैं डी वी बाई डी टी। अब ये जो डी वी बाई डी टी लिखा है उसको यहाँ पे कहा जा सकता है डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके, या तो चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डेरिवेटिव वर्ड हम जनरली इसलिए यूज करते हैं ताकि ये यहाँ पे एक, जैसे ये डी वी बाई डी टी लिखा है ना, उसको एक लिखने का एक और तरीका होता है जो मैंने लास्ट टाइम थोड़ा सा बताया था, डी बाई डी टी ऑफ वी। जो ये लिखा है ना वही ये लिखा है, बट द वे ऑफ राइटिंग इज आई मेक इट्स लिटिल डिफरेंट। तो इसको एक और वर्ड बताया जाता है जिसको कहा जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी with respect to time is also known as acceleration। उसको भी क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन कहेंगे। पूरा का पूरा ये जो वेलोसिटी, पोजीशन और एक्सेलरेशन है ना, वो दो बातों से डिफर करता है, या तो वो ग्राफ के बेस होगा या तो वो इक्वेशन के बेस होगा। मैं आपको दोनों चीजें समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनते जाइएगा और समझने का ट्राई करते जाइएगा। पहले मैं आपको ग्राफ वाला किस्सा समझाता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें हम इक्वेशन वाले किस्से की बात करेंगे।
और बेसिक को हो सके उतना मज़ेदार तरीके से समझिए, तो आपको समझने में और मुझे समझाने में ज़्यादा मज़ा है वो आ सकता है। आई होप इतना क्लियर, पक्का? ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं आगे। देखिए, अब यहाँ पे मैं ग्राफ की बात करने जा रहा हूँ। तो जनरली जो ग्राफ बनते हैं वो ग्राफ पोजीशन वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम के होते हैं। जब भी कोई आप ग्राफ देखेंगे तो उसकी दो वैल्यू काम की है। जैसे एक स्लोप तो आपने देखा है, आज हम इंट्रोड्यूस करेंगे उसका एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक है, तो आज का सेशन, आप हर एक सेशन में एटलीस्ट, वैसे हर एक सेशन में काफ़ी कुछ नया होगा, पर एटलीस्ट यू फाइंड 2 to 3 थिंग्स विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फर्दर पार्ट। ओके, अभी जो आप पढ़ते हैं वो आने वाले लेक्चर्स के लिए बहुत 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 ही काम का होता है। और वैसे ये चैप्टर भी बहुत काम का है, इसलिए मैंने ये फर्स्ट चैप्टर सिलेक्ट किया, मतलब पहले ये पढ़ाना सिलेक्ट किया हुआ है, ताकि इसमें जितने आपके एफर्ट्स होंगे उतना आपको और ज़्यादा मज़ा है वो आ सकता है। काफ़ी कुछ बात इसी के ऊपर डिपेंड करती है। और ये वीडियो लेक्चर जो है ना, जितना पढ़ाता हूँ उतना मुझे कॉन्फिडेंस और आता है, ये बेस्ट पार्ट है। क्यों? क्योंकि लाइव लेक्चर या तो रेगुलर लेक्चर में आप आते और अगर आपको कुछ समझ ना होता तो आप मुझे वहाँ पे तो रिवाइंड नहीं कर सकते। आप यहाँ चाहो तो रिवाइंड कर सकते हैं, आप चाहो उतना फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, चाहो उतना बार बार आप रिपीटेशन से उसको सुन सकते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी बेसिक एज वेल एज वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अब हम यहाँ पे सबसे पहले वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करने जा रहा है। समझते जाइएगा, बहुत मजेदार बातें हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हमने ऐसा कुछ ड्रॉ किया कि सबसे पहले एक ग्राफ हमने लिया जहाँ पे टाइम ले लिया सेकंड्स में और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी हमने ले लिया, मीटर पर सेकंड में। ओके, इसको हम कहते हैं फर्स्ट स्टेप वाला ग्राफ, वन टाइम। ओके, तो फर्स्ट स्टेप वाले ग्राफ में हमें क्या करना है? तो क्या देखो, आपने देखा हुआ था एक फिगर, एग्जैक्ट वही का वही फिगर में ड्रॉ कर रहा हूँ फिर से, लाइक दिस। आपने ये ग्राफ देखा था पोजीशन वर्सेस टाइम में, और तब आपने ऐसा कहा था कि टाइम आगे बढ़ रहा है पर पोजीशन चेंज नहीं हो रहा था, तो उसको आपने नाम दिया था बॉडी एट रेस्ट। बट नाउ दिस ग्राफ इज अबाउट वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, v वर्सेस t का ग्राफ है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ में अगर ऐसा लाइन ड्रॉ किया हुआ है तो ये क्या समझाता है कि देखो x एक्सिस पे जो टाइम है वो टाइम चेंज हो रहा है, पर y एक्सिस पे दिया हुआ ये वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। मतलब क्या? तो क्या आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो, दिस ग्राफ shows constant velocity। ओके, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ में कांस्टेंट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, बरोबर? ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है जो कांस्टेंट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ साथ लास्ट टाइम वाला भी एक पॉइंट मैं आपको क्लियर करवा दूं। लास्ट टाइम वाले पॉइंट में हमने ऐसा समझा था कि अगर पोजीशन वर्सेस टाइम का ऐसा ग्राफ हो, ओके, आराम से दिखने का, हाँ, ऐसा ग्राफ हो तो ऐसा समझाता था चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इक्वल चेंज इन टाइम इक्वल चेंज इन पोजीशन। तो ये पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ भी किसको रिप्रेजेंट करता है? कांस्टेंट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी पोजीशन वर्सेस टाइम हो, पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ हो तो ऐसा लाइन आएगा, पर वेलोसिटी का खुद का ही ग्राफ हो एंड इफ आई एम टू शो इट्स अ कांस्टेंट वेलोसिटी तो ऐसा लाइन बनेगा। क्लियर? ध्यान से समझते जाइएगा। चलो, अब सेकंड टाइप का ग्राफ ले रहा हूं।
सेकंड टाइप का ग्राफ है, उसमें ऐसा दिखाना है कि अब ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ही ग्राफ है, पर अब यहाँ पे मैंने इसको ऐसी लाइन ड्रॉ किया जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था पोजीशन वर्सेस टाइम में। अब ग्राफ किसका चेंज हो गया? वेलोसिटी वर्सेस टाइम का हो गया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब थीटा बनाया तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी मिला था, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी को वेलोसिटी कहा था। तो पोजीशन वर्सेस टाइम के ग्राफ का स्लोप क्या देता था? वेलोसिटी। तो अगर मैं वही चीज यहाँ पे अप्लाई करूं, देखिए अगर मैं यहाँ पे थीटा बनाता, ओके, ये थीटा बनाता, तो ये जो पॉइंट्स है वो पॉइंट मुझे वाई एक्सिस पे मिलते और वहां पे है डेल्टा वी। ये दो पॉइंट मुझे कहाँ से मिलते? नीचे से, दैट इज डेल्टा टी। तो आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो कि इसका स्लोप यानी टेन थीटा यानी वाई एक्सिस वैल्यू अपॉन एक्स एक्सिस वैल्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। और डेल्टा वी बाई डेल्टा टी क्या है? अभी जस्ट देखा था, इट इज एक्सेलरेशन। अगर आप बातों को कनेक्ट कर पाए तो बहुत मजा आएगा कि ग्राफ किसका था? ग्राफ था वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। तो आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, इट्स स्लोप gives information about acceleration। तो देखो कितना मजेदार हुआ। पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ हो तो उसका स्लोप वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ हो तो उसका स्लोप एक्सेलरेशन देता है। और अगर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ हो, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ हो तो उसका स्लोप कुछ नहीं देता है। देखो कैसे, वो भी मजेदार है। यहाँ पे आता है एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, बरोबर। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ टाइम विच इज इन अ सेकंड। अब मान लो मैंने यहाँ पे अभी जैसे ड्रॉ किया था, परफेक्ट वही का वही मैं ड्रॉ करूँ और मैं यहाँ पे ऐसा सोचूं, चलो यहाँ पे ही थीटा बना दूं मैं, ओके। इसको मैं ए बी और सी कह दूं। तो इसका स्लोप क्या बनता? तो कि इसका स्लोप बनता डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, विच नॉट गिव्स एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब दिस इज नथिंग, ये कुछ नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ओके। तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ का स्लोप कुछ काम का नहीं है, फिर भी कुछ काम का है। और वो क्या? और वो होता है इस ग्राफ का एरिया अंडर द ग्राफ। यानी ये जो ग्राफ दिया है, अगर हम ये वाला पोर्शन निकाल ले, ये आपको ट्राइंगल शेप दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे ऐसा कहता हूं एरिया अंडर द ग्राफ, कैसा शेप दिख रहा है? तो फिर ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी, ओके। या तो आप ऐसा कह दो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हाफ बेस इनटू अल्टीट्यूड। तो देखिए यहाँ पे हाफ एक नंबर है, पर बी और सी पे जो वैल्यू है ना वो सेकंड्स में है, ताकि उसका यूनिट सेकंड्स में है। ए बी वैल्यू है, उसका यूनिट किस में है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है। तो देखो सेकंड सेकंड कैंसिल, क्या यूनिट बचा? मीटर पर सेकंड बचा। किसका यूनिट है? क्योंकि मीटर पर सेकंड जो है वो वेलोसिटी का यूनिट है। तो कंक्लूजन ऐसा बनता है
कि जब भी आप ओके एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ एरिया अंडर द ग्राफ gives information about velocity। तो समझो इस बात को, एक्सेलरेशन जो है उसका एरिया वेलोसिटी देता है, इसका स्लोप कुछ नहीं देता है। पर एक और मजेदार बात बता दूं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से ही। देखो अगर मैं यहाँ पे ऐसा कहता, इस लाइन को यहाँ पे कंप्लीट कर देता और ये वाला पोर्शन यहाँ से निकालता, और यहाँ पे मैं ऐसा कहता कि देखो तो ये आपको जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, इसको चलो मैं यहाँ पे कह देता ए, इसको मैं कह देता बी, और ये सी, और ये वाला पोर्शन में निकालता, दैट इज कॉल्ड एरिया अंडर द ग्राफ। तो देखिए फिर से मजेदार पॉइंट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, जो ग्राफ है उसके नीचे वाला एरिया। ओके तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या देता, तो क्या हाफ बेस इनटू अल्टीट्यूड देते। अब मैं सीधा यूनिट्स पे फोकस करूँ तो देखो AC जो है उसमें यूनिट सेकंड का है, CB है उसमें यूनिट मीटर पर सेकंड का है, सेकंड सेकंड कैंसिल करो तो बचेगा क्या, सिर्फ मीटर, और मीटर किसका यूनिट है, डिस्टेंस का है। तो यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हैं कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता था, तो इसी ग्राफ का एरिया अंडर द ग्राफ क्या देगा, तो कि एरिया अंडर द ग्राफ हमें उसकी पोजीशन देगा। क्या देगा, उसकी पोजीशन देगा। तो मजेदार बातें क्या बनी, वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ का स्लोप भी काम का है और उसका एरिया भी काम का है। अब देखो यहाँ पे मैंने पोजीशन वर्सेस टाइम का तो ग्राफ लिया है, अगर मैं इसका स्लोप निकालूं ना तो वेलोसिटी मिलता है, पर इसका एरिया अंडर द ग्राफ ये मुझे कोई वैल्यू देता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लिखना हो तो मुझे ऐसा बताना चाहिए कुछ इस तरह से, ध्यान से देखिएगा, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, अगर आप उसका स्लोप निकालो तो क्या देगा, वेलोसिटी देगा, बरोबर। वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ का भी स्लोप निकालो तो क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। पर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ का अगर आप एरिया निकालो तो क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा। और वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ का भी एरिया निकालो तो क्या मिल जाता है, तो आपको पोजीशन है वो मिल जाता है। ये सीक्वेंस अपने दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। स्लोप भी काम का है और एरिया भी काम का है। कोई भी ग्राफ में स्लोप कैसे मिलता है, तो कि यहाँ पे एक रेफरेंस के लिए ड्रॉ कर देता हूँ कि अगर ऐसा कोई ग्राफ लिया, कोई भी हो सकता है, ऐसा स्ट्रेट वैसा जरूरी नहीं है, पर फिर भी हमने ये एक जनरलाइज ग्राफ ले लिया, यहाँ पे थीटा बनाया, इसको हमने ए बी और सी कहा, तो यहाँ पे आप स्लोप इज इक्वल्स टू कह सकते हैं tan थीटा, विच इज इक्वल्स टू y एक्सिस वैल्यू अपॉन x एक्सिस वैल्यू, जो आपके लिए बहुत हिंट का काम कर सकता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में आपका जो मेन होमवर्क है वो ये है कि वीडियो देखते देखते आपको पूरा का पूरा पोर्शन फिर से एक बार लिखना चाहिए। बाद में मैं नोट्स में से भी आपको बता दूंगा कि आपको कौन कौन से पॉइंट्स लिखने चाहिए। ठीक है, पर आज का लेक्चर है उसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व करिएगा,
देखिएगा और ज़रूरत पड़े तो 2 बार देखिएगा तो आपको ज़्यादा पता है वो चल सकता है। ठीक है? आराम से पढ़िए, कोई जल्दी मत करिए। ओके, धीरे-धीरे जितना पढ़ेंगे उतना आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिल सकता है। ठीक है? चलो, बाय-बाय, थैंक यू, टेक केयर, बाय।